ये हैं राजेश कुमार जी। बचपन से दृष्टिबाधित हैं, बहुत कम देख पाते हैं और खेत में काम करने के लिए मिड ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए गुलाब की खेती के बारे में जाना और अपनी 2 कनाल की जमीन पर गुलाब की खेती करना शुरू किया। आज 6 कनाल में गुलाब की खेती करते हैं, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, और इसके साथ ही गुलाब से अपने घर पर ही प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं। तो चलिए राजेश कुमार जी से जानते हैं कि कैसे वो इतनी मुश्किलों के बावजूद खेती कर रहे हैं और गुलाब की खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आपने बात बताई कि आपकी आई साइड में भी दिक्कत रही है, तो ये कितनी समस्या थी जी आपको? मेरे को आरपी और मैकुला दोनों हैं। अच्छा। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और बहुत ही कम दिखता है। मतलब जो अब रोज़मर्रा के जो कार्य हैं मैं मतलब सफलतापूर्वक नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मतलब मैं ना 20 फुट दूर से किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। लागत तो देखो अभी तो कुछ है ही नहीं। मैं ना जो कर रहा हूँ वो टोटली ऑर्गेनिक खेती है मेरी। ना मैं पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा हूँ, ना फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा हूँ। सिर्फ है ना अपनी गो आधारित खेती है और है ना वेस्ट डिकम्पोजर में कोई ज़्यादा लागत नहीं है। जो अपना गो कृपा अमृत है उसके अंदर भी है ना गुड़ ही डालना पड़ता है, या गाय के दूध की लस्सी होती है, या गौमूत्र होता है। दूसरी पौध की जरूरत नहीं हुई। बाज़ार से जब पौध लेके आते थे तो 30-32 रुपए की आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मौसम को देख के इसी गुलाब की कटिंग करके और आगे से आगे करके मैंने 6 कनाल के अंदर बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में मेरे पास में 2 कनाल के अंदर मैंने 1000 पौधे लगाए थे। नमस्कार, यूनिक फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के समय पर किसान पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग खेतियों पर हाथ आजमा रहे हैं और आज हम ऐसे ही किसान के पास आए हैं जो गुलाब की खेती कर रहे हैं। तो चलिए आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे कि उन्होंने कैसे पारंपरिक खेती से हटकर गुलाब की खेती करने का इतना बड़ा डिसीजन लिया, कितनी उनकी लागत आ रही है और कितना वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलें उनसे मिलते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने यूनिक फार्मिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राजेश जी, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। जी, सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार, गांव मेरा हिंदवान है, तहसील व जिला हिसार, हरियाणा से हूं मैं और मैं गुलाब की खेती कर रहा हूं। जी राजेश जी, बहुत बढ़िया बात है कि आप गुलाब की खेती कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आज के समय पे लोग खेती को लेकर इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप पारंपरिक खेती से हटकर गुलाब की खेती की शुरुआत की। तो कैसे वो आइडिया आया, कैसे कहाँ से आपने शुरुआत करी? एक्चुअली दिक्कत ये थी कि है ना मेरे पास में ज़मीन काफ़ी कम थी। अगर मैं गेहूँ, यहाँ इस एरिया में ज़्यादातर गेहूँ और नरमा होता है जी, और गेहूँ और नरमा अगर मैं करता तो गेहूँ नरमे पे इतनी कॉस्ट आती कि उससे कोई ज़्यादा मुनाफा मेरे को हो नहीं पाता और गेहूँ सिर्फ घर के खाने में चली जाती। तो मेरे को मतलब बाकी घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मैं किसी प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा था और वहाँ पे क्या था कि है ना पार्क वगैरह थे, माली वगैरह थे। तो मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड था फैक्ट्री के अंदर। तो संडे के दिन माली ने मेरे से ये बोला कि है ना मेरे को 2 घंटे के लिए कहीं जाना है, तो आप मेरा मतलब है ना टाइम आउट कर दीजिए। तो मैंने उनको ये बोला कि भी आप कहीं जा रहे हो तो कम से कम मेरे को पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, ताकि मैं ना मैनेजमेंट को जवाब दे सकूँ। तो वो बोले कि मेरे को किसी के यहाँ ना गुलाब के 1000 पौधे लगाने के लिए जाना है। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि आप जाओ और तुरंत आके मेरे से आप मिलो। तो उन्होंने ये बताया कि आने के बाद में कि ये फूल मार्केट में बिकते हैं और इससे अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तब मैंने ये रिस्क लिया और मैंने 2 कनाल के अंदर स्टार्टिंग में गुलाब लगाए और लगभग 1-1.25 साल बाद मेरी जो इनकम थी वो स्टार्ट हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्हें किसी ने बताया कि वो गुलाब की खेती करने जा रहे हैं या पौध लगाने के लिए जा रहे हैं और उन्हें वहाँ से आइडिया आपको आया। जी जी। तो फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि आप खेती पर ही डिपेंड थे हाँ, पूरी ये क्या बोलते हैं, मम्मी ने स्टार्टिंग में ये बोला था कि मतलब है ना कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे, पता नहीं किस तरह से, कोई जानकारी है नहीं। मैंने ये बोला कि है ना मतलब मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ, बाद में जो होगा देखी जाएगी। अभी कौन सी हालत अच्छी है, ख़राब तो है ही और ख़राब हो जाएगी, इससे नीचे तो जाने से रहे। तो मैंने ये रिस्क ले लिया जी। अच्छा, मतलब 2015 से आप ये खेती कर रहे हो। हाँ उसके जी। साथ ही सर आपने बात बताई कि आपकी आई साइड में भी दिक्कत रही है, तो ये कितनी समस्या थी जी, आपको? मेरे को आरपी और मैकुला दोनों हैं। अच्छा। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है
और बहुत ही कम दिखता है। मतलब जो आप रोज़मर्रा के जो कार्य हैं मैं मतलब सफलतापूर्वक नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मतलब मैं ना 20 फुट दूर से किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। तो फिर आप खेती में कैसे मैनेज करते हैं? खेती में जिस तरह से बच्चे हैं, मिसेज हैं, ये सहायता कर देते हैं। और मैंने ना मतलब जो रात के काम हैं वो ये क्या बोलते हैं, जिस तरह से पानी का वार रात को आता है तो मैंने ना मतलब डायरेक्ट पाइप लगाए हुए हैं और पाइप को ढक्कन लगाए हुए हैं। तो वो ढक्कन कैसे भी ढूंढ के हटा देता हूँ और लगा लेता हूँ उनको, वो लगे हुए हैं। तो सर आपने बताया कि आप परिवार के सदस्यों की मदद लेकर ये खेती कर रहे हैं। हाँ। तो कितना एरिया आपने कवर किया था, कितने से शुरुआत की थी और अब कितने में बढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में मैंने 2 कनाल जगह में स्टार्ट किया था और उसके बाद आगे से आगे कलम काट काट के मैंने ये टोटल 6 कनाल जगह के अंदर कर लिया। अच्छा, आपने खुद ही कलम करके, मतलब हाँ, दूसरी पौध की आपको जरूरत हाँ नहीं हाँ हुई? दूसरी पौध की जरूरत नहीं हुई। बाजार से जब पौध लेके आते थे तो 30-32 रुपए की आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मौसम को देख के इसी गुलाब की कटिंग करके और आगे से आगे करके मैंने 6 कनाल के अंदर बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में मेरे पास में 2 कनाल के अंदर मैंने 1000 पौधे लगाए थे। जानना चाहूंगी कि जब आपने शुरुआत करी थी तो मतलब कितनी लागत इसमें आ गई थी? स्टार्टिंग में जब मैं पौध लेके आया तो मेरे को 32 रुपए की पौध बाज़ार में मिली और मैं 1000 पौध लेके आया, मेरे को 32,000 रुपये कॉस्ट आया। कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आई और कुछ मेरी खुद की मेहनत थी, तो लगभग है ना 35 से 40 हज़ार रुपये में ये तैयार हो गए थी। अच्छा, 35,000 रुपये तक में ये पूरा तैयार खेत हो गया था उसके लेकर? हाँ, 2 कनाल जगह तैयार हो गई थी 35,000 में। अच्छा। बाकी आगे मैंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई, आगे मैंने खुद की ने कलम काटी और आगे से आगे इस तरह से करके मैंने ना ये 6 कनाल जगह में कर लिया। तो अगर हम पूरा इसका निकालें, पूरा हिसाब निकालें लागत का लगाकर, और फिर आपको कितना मुनाफा इसमें हो गया था? मुनाफा स्टार्टिंग में तो देखो गुलाब की जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। हाँ। और ये क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में 1.25 किलो गुलाब था मेरे पास में, मार्केट में लगभग 150 से 200 रुपये का रेट मिल जाता था, तो मेरे को 300 रुपये की आमदनी पर डे ये 2016 में स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 2016 से। जब मैंने बढ़ाया तो अब लगभग इनकम अच्छी है, लगभग मैं ना 30 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। तो पूरे साल का अगर हमने एस्टिमेट लगाएं तो कितना रहता है पूरे साल में? ये लगभग 4 लाख लागत। तो देखो अभी तो कुछ है ही नहीं, मैं ना जो कर रहा हूँ वो टोटली ऑर्गेनिक खेती है मेरी, ना मैं पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा हूँ, ना फर्टिलाइज़र का उपयोग कर रहा हूँ, सिर्फ है ना अपनी गो आधारित खेती है। और है ना वेस्ट डिकम्पोजर में कोई ज़्यादा लागत नहीं है, गुड़ डालना होता है आपको उसमें, और जो अपना गौ कृपा अमृत है उसके अंदर भी है ना गुड़ ही डालना पड़ता है, या गाय के दूध की लस्सी होती है या गौमूत्र होता है, तो नो कॉस्ट मान सकते हैं आप। ये बहुत अच्छी बात बताई राजेश जी ने कि वो पूरा तरीके से जो गुलाब की खेती कर रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी वो फर्टिलाइज़र, कोई यूरिया, कोई केमिकल वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? ये जो खरपतवार है उसी को काट के और उसी के अंदर है ना डिकम्पोजर चला देते हैं, तो उससे वो जो खरपतवार है वो गल जाती है और गलने के बाद में खेत के अंदर ही खाद बन जाती है। और गौ कृपा अमृत का हम प्रयोग ऊपर छिड़काव के रूप में करते हैं, वो एक इस तरह की स्मेल क्रिएट करता है जिससे कि है ना कोई जीवाणु की ना तो किसी की हत्या होती है किसी जीव की, और वो अपने मतलब स्मेल से अपना जो जगह है वो छोड़ के कहीं और चला जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि है ना इससे जीव हत्या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप सर ये भी मैं जानना चाहूँगी कि आप सीधे इसे मार्केट में, मंडी में गुलाब बेच रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं? हरियाणा के अंदर कोई मंडी है नहीं, सिर्फ डेकोरेशन की दुकानें हैं कुछ, वहाँ पे दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने 2019 से गुलाब जल, गुलकंद और गुलाब शरबत भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसको भी मार्केट में मतलब अच्छा फीडबैक आ रहा है, लोग अच्छे से पसंद कर रहे हैं। हमारा जो गुलाब जल है वो मतलब है ना स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है, और गुलकंद जो है पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है। शरबत जो हमारा है वो गर्मी में बहुत अच्छी राहत देता है। तो सर आपने पूरा जानकारी हमें दी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि क्योंकि ये पारंपरिक खेती से हटकर थी, कुछ ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा कि जब आपको लगा हो कि नहीं ये शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया? नहीं, एक्चुअली डिसीजन तो क्या होता है कि जब आपके पास में कोई साधन नहीं होते हैं, कोई चारा ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मतलब घर से भी आवाज़ आई कि पता नहीं कौन खरीदेगा, कितने फूल होंगे, कितने नहीं होंगे। गांव से भी मतलब है ना लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि पूरे 1 एकड़ में 1 किलो नहीं होता है। हाँ।
तो मतलब कैसे होगा, रिस्क लिया। अभी कौन सी हालत इतनी ठीक तो है नहीं, अगर थोड़ा सा और ले लेंगे तो क्या पता किस्मत बदल जाए, यही सोच के रिस्क लिया गया। और आज भगवान की दया से ना सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत अच्छी बात बताई कि राजेश जी के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी थी कि हाँ ठीक है, एक रिस्क लेते हैं, कुछ अलग करते हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया। तो राजेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे खेती में बहुत सी कई समस्याएं ऐसी आ जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, फूलों में दिक्कत आ जाती है, फूल पूरा तरीके से खिल नहीं रहा है, तो ऐसी कोई समस्या आपके आगे आई? देखो, जिस तरह से स्टार्टिंग में दीमक की जो समस्याएं थी है ना, वो आई, तो उसके अंदर हमने डीकम्पोजर और ये गो कृपा अमृत जब चलाया तो वो समस्याएं भी सोल्व हो गई। आज देखो आप, किसी भी पौधे पे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है इस पे, मतलब है ना, गो कृपा अमृत और ये वेस्ट डीकम्पोजर जो दोनों हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। गो कृपा अमृत में गाय के दूध की लस्सी होती है और है ना, उसके साथ साथ गौमूत्र होता है और कुछ मात्रा में गुड़ होता है, बाकी पानी होता है, उसको मिला के है ना मतलब करते हैं, तो एक ऐसी स्मेल क्रिएट होती है जिससे मतलब है ना जो कीट हैं या जो बीमारियां हैं वो पौधों पे नहीं आती हैं। हाँ, बरसते इसको आपको लगातार करना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आप है ना एक बार छिड़काव करने के बाद में 15 दिन फ्री हैं, ऐसा नहीं है। आपको लगातार कंटेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने सही बताया कि इस पे लगातार आपको छिड़काव करते रहना होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जैसे ये होता है ना कि कोई भी कीटनाशक बाज़ार में आसानी से उपलब्ध है, और वो बहुत इजी भी हो सकता था कि आप एक बार में उसको छिड़काव कर देते हैं और दीमक खत्म हो जाती है या कोई भी बीमारी लग रही है, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्यों आप ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े? हम चाहेंगे कि आप हमारे किसानों को बताएं कि क्यों ऑर्गेनिक ज़रूरी था आपके लिए करना। जी, बहुत सारी बीमारियां देख रहे हैं आप वर्ल्ड में हैं, ये सारी बीमारियां जो हैं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र करने से हो रही हैं। और एक समय था जब हमें प्रोडक्शन ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा की ज़रूरत थी, तब हमारी सरकार ने ये सोचा होगा या उन्होंने सोचा होगा कि भी उत्पादन को बढ़ाया जाए। अब उत्पादन काफ़ी है, अब क्वालिटी पे ध्यान देना ज़रूरी है, और इसीलिए है ना मैंने ये ऑर्गेनिक खेती स्टार्ट की। तो दोस्तों, आपने देखा कि राजेश जी बहुत अच्छे उन्होंने प्रयास किया पारंपरिक खेती से हटकर, और सबसे खास बात है कि वो पूरे तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो आपको इनकी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आपको बहुत सी अच्छी जानकारियाँ भी मिली होंगी। तो आपको अगर ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जी नमस्कार।